Welcome to this channel, Awareness of Legal Fraternities. In the lecture series on CPC, this lecture is lecture number 10. Till now, in all the 9 lectures, I have discussed in details about various provisions of CPC. Topic of today is caveat. Some of the viewers requested me to deliver lecture about caveat. तो आज का ये लेक्चर सीरीज 10वां लेक्चर सीरीज है और चूंकि ये सीपीसी से ही संबंधित है, इसीलिए सीपीसी के श्रृंखला में ही ये 10वें संख्या पर आया है। तो पहले हम लोग कैविएट का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। कैविएट क्या है? अगर डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा जाए तो कैविएट कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। सूचना के रूप में भी होता है, प्रिकॉशन के रूप में भी होता है, कॉशन के रूप में भी होता है, वार्निंग के रूप में भी होता है, चेतावनी। तरह तरह से कैविएट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग आज जो कैविएट की बात करेंगे मुख्य रूप से सीपीसी से संबंधित करेंगे। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सीपीसी में पहले कैविएट का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में संशोधन करके 148A सेक्शन में कैविएट का प्रावधान बनाया गया। तो जब कैविएट के बारे में जानना और समझना हो तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 148A CPC। इसका हेड नोट कहता है राइट टू लॉज कैविएट। कैविएट क्या है इसके बारे में नहीं बताता। तो अगर किसी विधि विधान में कोई ऐसा शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसकी परिभाषा उस विधि विधान में नहीं है, तब उसका जो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग होता है वही माना जाता है। और एक अलग से विधान है, एक अलग से कानून है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है जनरल क्लाउजेज एक्ट। और जनरल क्लाउजेज एक्ट लोकल एक्ट यानी कि स्टेट एक्ट भी है और सेंट्रल एक्ट भी। दोनों एक्ट में बहुत से शब्दों का परिभाषा दिया हुआ है। किसी किसी शब्द का तो दोनों एक्ट में मिलेगा और कुछ अलग अलग भी मिलेगा। अगर किसी एक्ट में किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है और उस शब्द की परिभाषा जनरल क्लाउजेज एक्ट में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो शब्दकोश में साधारण उसका जो माने होता है, जो कि शब्द विन्यास के आधार पर माने लगाया जाता है और उसके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उसको आवश्यकता अनुसार कहाँ पर उपयोग करना है उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। तो सीपीसी में चूंकि कहीं पर कैविएट का डिफिनेशन नहीं है, इसलिए कैविएट का जो साधारण माने है चेतावनी या सूचना या वार्निंग या चेतावनी हेतु सूचना देना इत्यादि आप मान सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कैविएट देता है तो उसका पहला उत्तरदायित्व ये है कि वो कैविएट लिख करके वो लिखित होना चाहिए
और किसी कोर्ट में देना चाहिए। तो जब सीपीसी के अंदर की प्रावधान है तो इससे ये समझना चाहिए कि व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में होना चाहिए। और सिविल कोर्ट कितने तरह का होता है आप सभी जान रहे हैं। तो सिविल कोर्ट में कोई आवेदन देना है, किसके द्वारा देना है? जिस व्यक्ति को यह आशंका है कि उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा वाद दायर किया है या करने वाला है और उसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश वो प्राप्त कर सकता है या करने वाला है, ऐसी आशंका होने पर जिस व्यक्ति को ये आशंका है वो उस कोर्ट में जाकर एक आवेदन देगा, जिस आवेदन को कैविएट कहते हैं। तो उस आवेदन में प्रार्थना क्या है, इसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि ये कैविएट है कि नहीं। तो जो व्यक्ति कैविएट देता है उसको कैविएटर कहते हैं, यानी कि कैविएट लॉज करने वाला है। कैविएट फाइल जनरली हम लोग सब यूज करते हैं सिविल कोर्ट में। कोई पिटीशन फाइल करना हो, कोई प्लेंट फाइल करना हो या प्लीडिंग फाइल करना हो तो फाइल कहते हैं। यहां पर लेजिस्लेचर ने वर्ड लिखा है लॉज। ये लॉज करना वर्ड आपको सीआरपीसी में मिलेगा। एफआईआर कोई लॉज करता है। एफआईआर जब देने जाता है तो जो इंफॉर्मेंट है वो कहता है कि ए हैज लॉज्ड एन एफआईआर इन पुलिस स्टेशन। तो लॉज से लॉज वर्ड का भी कई माने हैं। तो कहीं पर अगर आप कोई आवेदन देते हैं और सूचना देते हैं, लिखित आवेदन देते हैं, तो उस प्रक्रिया को लॉज कहते हैं। टू लॉज एन एफआईआर, टू लॉज ए कैविएट, यानी कि किसी पदाधिकारी या किसी कोर्ट में वो कोई आवेदन दे रहा। तो इसको लेजिस्लेशन ने वर्ड किया है, इसलिए हेड नोट में लिखा गया है राइट टू लॉज कैविएट। किसको राइट टू लॉज कैविएट है ये जानना जरूरी है, और कैविएट में क्या रहता है ये जानना जरूरी है। तो कैविएट में कोई रिलीफ नहीं रहता सिवाय इसके कि न्यायालय द्वारा कैविएटर के विरुद्ध, जो कैविएट आवेदन था उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने के पहले कैविएटर को सुनने का मौका दिया जाए, सुनने के बाद ही आदेश पारित। तो एक कोर्ट होना चाहिए, वो सिविल कोर्ट होना चाहिए क्योंकि सीपीसी के अंतर्गत ये प्रावधान है। दूसरा, उस कोर्ट में या तो पहले से कोई वाद लंबित है या उस कैविएटर को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध ऐसा वाद लाने वाला है। दोनों स्थिति में अगर पहले से वाद लंबित है तो उस वाद में कोई ऐसा आवेदन देने वाला है जिसमें उसके विरुद्ध कोई आदेश हो सकता है, या नया वाद लाने वाला है और उस वाद में ऐसा आवेदन दे सकता है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कोई वो आदेश प्राप्त कर लेगा उसका विरोधी पक्ष। तो दोनों स्थिति में लिखित आवेदन जब कोर्ट में दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ एकमात्र ही प्रेयर रहता है कि बगैर हमको सुने हुए अगर मेरे विरुद्ध कोई वाद अमुक व्यक्ति ने किया है या कोई व्यक्ति ने किया है तो उसमें आदेश पारित नहीं किया जाए। इसी प्रक्रिया को कहते हैं टू लॉज ए कैविएट। तो कैविएट का मतलब हुआ कि न्यायालय को एक अग्रिम सूचना देना और उस सूचना में ये दर्शाना कि मुझे आशंका है कि मेरे विरुद्ध ABCD कोई भी व्यक्ति ने कोई वाद दायर किया है
और उस बाद में कोई आवेदन देकर मेरे विरुद्ध कोई आदेश लेना चाहता है, या हमको ऐसी आशंका है या संभावना है या ऐसा हमको सूचना मिली है, ऐसी सूचना मिली है कि अमुक व्यक्ति मेरे विरुद्ध वाद दायर करने वाला है और उसमें कोई आवेदन देकर मेरे विरुद्ध कोई आदेश लेने वाला है। तो ये दोनों स्थिति में अगर वाद दायर किया हुआ है और ये पता है कि उसी कोर्ट में है, जिस कोर्ट में वाद दायर किया होता, तो उसी कोर्ट में कैविएट का पिटीशन पड़ेगा। और जब ये पता ही नहीं है कि वाद दायर है या नहीं, और या वाद दायर है तो किस कोर्ट में है, तो किसी भी सिविल कोर्ट में जहां पर की वाद दायर होता है, तो अंदाज से अगर वो पिक्यूनरी जुडिक्शन के हिसाब से मुंसिफ क्या होता है और उसका जो आशंका है जिस जमीन से या जिस विवाद से संबंधित, तो अपने आशंका या अधूरा ज्ञान और अधूरी सूचना के आधार पर वो मुंसिफ कोर्ट में भी दे सकता है और सब जज कोर्ट में भी दे सकता है। तब अगर पहले से दायर किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी दायर किया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं। जैसे ही 148A में, क्योंकि ये राइट दिया गया है आम पब्लिक को, किसी भी नागरिक को ये राइट दिया गया है टू लॉ ने कह दिया, वो उसके डिस्क्रिप्शन पर है कि उसको किस आधार पर ये आशंका हुआ कि उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित होने जा रहा है या उसके विरुद्ध कोई बात दायर होने जा रहा है। उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई क्वेरी नहीं होता है, एक आवेदन पत्र दिया जाता है और उस न्यायालय में दिया जाता है जहां पर उसको ये आशंका है कि इसी न्यायालय में ऐसा वाद दायर हो चुका है या होने वाला है। दोनों स्थिति में वो न्यायालय उसको कैविएट को लॉन्च करना होता है, वो कैविएट इंटर हो जाता है। जैसे सूट का एंट्री सूट रजिस्टर में होता है, उसी प्रकार से कैविएट का एंट्री हो जाता है, उस कोर्ट में उसकी एंट्री हो जाती है जहां वो लॉन्च करता है। तो कैविएट के देने की प्रक्रिया बहुत आसान है, एक सिंपल पिटीशन है। वो पिटीशन में जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसको आशंका है उस व्यक्ति का नाम अपोजिट पार्टी के कैटेगरी में रहेगा, और जो कैविएटर है, जो कैविएट लॉन्च करेगा, उसका आवेदक के रूप में पिटिशनर कैविएटर या सिर्फ कैविएटर के रूप में नाम और पता उसका दिया रहेगा, कोर्ट का डिजिग्नेशन दिया रहेगा, और उसमें कोई एक लाइन 2 लाइन का तथ्य भी दे सकता है या नहीं दे सकता है। वो सिर्फ ऐसा भी लिख सकता है कि मुझे आशंका है कि मेरे विरुद्ध ए कोई वाद ला सकता है और उस वाद में मेरे विरुद्ध कोई आदेश प्राप्त कर सकता है, या मुझे ऐसी आशंका है कि मेरे विरुद्ध ए ने कोई वाद यहाँ पर दायर किया है जिसका नंबर हमको मालूम नहीं है और उस वाद में वो कोई आदेश मेरे विरुद्ध ले सकता है। इसी आशंका के आधार पर मैं ये कैविएट दे रहा हूं ताकि अगर ए मेरे विरुद्ध कोई आदेश के लिए प्रार्थना करे तो मुझे भी सुना जाए और उस वाद का या उस आवेदन की सूचना मुझे भी दी जाए और मुझे सुनने के उपरांत ही उस पर कोई आदेश पारित किया जाए। तो ये सिंपल पिटीशन है, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जिस व्यक्ति के प्रति वो आशंका जाहिर करता है कैविएटर, उसका नाम और पता सही सही होना चाहिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी पर निर्भर करती है। जैसे कि हम किसी को वाद में प्रतिवादी बनाते हैं तो प्रतिवादी को भी उसका संबंध तामला हो, इसके लिए उसका नाम और पता सही सही दिया जाता है। उसी प्रकार कैविएट में भी जिसको हम विपक्षी बनाएंगे, जिससे हमको आशंका है, उसका नाम और पता सही सही दें। तो जब कैविएट का शर्त आप समझ गए किन हालात में कैविएट दायर कर सकता है और कौन कैविएट दायर कर सकता है और कैविएट का कंटेंट्स क्या होगा, कैविएट का प्रेयर क्या हो गया। जब ये समझ गए तो आपका काम समाप्त हो गया। आप अगर कैविएट दिए तो आपका काम समाप्त हो गया। तब आपकी लायबिलिटी क्या है? अगर मान लिया जाए कि आप कैविएट फाइल किए हैं और जो ऐसा मुकदमा में कैविएट फाइल किया जो पहले से दायर, तो पहले से दायर है तो आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया आपके विरुद्ध, तब उस पर
कैविएट पिटीशन का कॉपी सर्व किया जाए। और अगर नहीं पता है दायर करने वाला है तो उसके एड्रेस पर कैविएट की सूचना, यानी कि कैविएट का कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस व्यक्ति पर, सपोज कि ये ए के विरुद्ध दिया है तो ए के ऊपर जो पता आपने कैविएट पिटीशन में दिया है उसी पता के आधार पर ए को रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके कैविएट पिटीशन की कॉपी सर्व की जाएगी न्यायालय के द्वारा। जब ऐसा जब हो जाएगा तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो जाएगा। जब कभी भी वो व्यक्ति आएगा, और न्यायालय का भी उत्तरदायित्व हो जाएगा, जब कभी वो व्यक्ति आएगा या तो पुराना प्रविष्ट किए हुए वाद में वो अगर कोई आवेदन दे रहा है किसी रिलीफ के लिए, इंटरिम रिलीफ के लिए, या वो नया वाद ला करके उसमें कोई रिलीफ ले रहा है, तो वो जो वादी होगा उसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो वादी उस वाद पत्र के साथ संलग्न जितना भी कागजात है, कागजात का, या आवेदन अगर दिया है तो आवेदन का, और आवेदन के समर्थन में कोई कागजात दिया है तो उस कागजात का, सभी का कॉपी कैविएटर के ऊपर सर्व करे बाई रजिस्टर्ड पोस्ट। वो सर्व करेगा तभी न्यायालय सुन सकता है। न्यायालय के लिए चेक एंड बैलेंस ही है। अगर कैविएट लॉज है और कोई जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट लॉज है वो व्यक्ति कोई आदेश लेना चाह रहा है न्यायालय से इंटरिम रिलीफ के रूप में, तो उस कोर्ट का उत्तरदायित्व हो जाता है कि उस वादी को यह निर्देश दे कि आप सभी कागजात का और आवेदन का रजिस्टर्ड पोस्ट के आधार पर के द्वारा आप सर्व करें कॉपी कैविएटर को। तो जब कैविएट लॉन्च करेगा तो उसका कैविएट का कॉपी सर्व हो जाएगा जो वादी है या प्रपोज्ड वादी है, प्रस्तावित वादी जो होगा उस पर। और उसी तरह से जब वादी वाद ले आएगा और आवेदन देगा तो आदेश होने या सुनवाई के पहले उसका उत्तरदायित्व होगा, और न्यायालय का भी ये अधिकार है कि उसको कहे, उस वादी को या प्रस्तावित वादी को कहे कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कैविएटर के ऊपर सारा डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन की कॉपी सर्व की। तो जब सर्विस हो गया कंप्लीट, रेसिप्रोकल कैविएटर वाला मैटर चला, कैविएट का चला गया पिटीशन प्लेंटिफ के ऊपर, और प्लेंटिफ का जो पिटीशन है वो कैविएटर के पास आ गया। तो नाउ बोथ पार्टीज आर इन ए पोजीशन टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे का जवाब देने के लिए सक्षम हो गया। और जब सक्षम हो गया तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय जो जिस प्रकार का वाद और विवाद है पक्षों के बीच में उसका निपटारा करके इंटरिम रिलीफ उसमें दे सकता है। ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया करीब करीब समाप्त समझी जाएगी। अगर कैविएट फाइल हो गया और कैविएट फाइल होने के बाद 90 दिन तक कोई सूचना नहीं मिली कि कोई सूट फाइल हुआ है पहले से कि नहीं, या 90 दिन होने के बावजूद भी कोई सूट फाइल हुआ कि नहीं, तो 90 दिन के बाद वो कैविएट एक्सपायर कर जाता है, यानी कि स्वतः वो समाप्त हो जाता है। अगर इस 90 दिन के पीरियड के एक्सपायर होने के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस कैविएट के आधार पर अब फ्रेश कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर भी अगर कैविएटर को ये आशंका बनी हुई है कि अगर अभी नहीं किया तो आगे कर सकता है, तो फिर उस कैविएटर को दोबारा कैविएट लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक व्यक्ति 90 दिन के पहला कैविएट के एक्सपायरी के बाद तुरंत या जब चाहे दूसरा कैविएट लॉन्च कर सकता है। दूसरा का 90 दिन के अंदर अगर नहीं कुछ उसका कोई इफेक्ट मिला, अब उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, कोई केस नहीं फाइल हुआ, उस स्थिति में फिर अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो फिर तीसरा भी कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
अब सीपीसी के अंतर्गत एक ही सेक्शन है, ये सारी बातें उसी सेक्शन में लिखी हुई है जो हमने आपके सामने अभी रखा। बस इसके अलावा और कैफियत में कोई जानने समझने की बात ही नहीं है। अगर आप सेक्शन 148 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कैफियत में कोई खास जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत आसान प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि इसको लोग पढ़ते नहीं है, या अगर पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, तो उनके मन में आशंका होती है कि कैफियत क्या होता है, कब इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ये सब सवाल उठता है। तो सारा जो प्रश्न है उसका आंसर सेक्शन 148A में ही सब लिखा हुआ है। कहीं और दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर एक बार में जिनकी अंग्रेजी में थोड़ी कमी है तो वो एक बार में नहीं तो 2 बार में पढ़ सकते हैं, या उसका हिंदी एडिशन जो है सीपीसी का उसमें पढ़ करके समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आसान शब्दों में आज आपके सामने कैफियत के बारे में चर्चा किया। क्योंकि कुछ विद्यार्थी और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और कुछ जुडिशियल ऑफिसर की ओर से कैफियत के बारे में एक छोटा सा लेक्चर देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए, और चूंकि अभी सीपीसी का ही लेक्चर सीरीज चल रहा है तो मेन लेक्चर समाप्त होने पर है, इसीलिए उसी के साथ साथ आज इस कैफियत के विषय को भी हमने आपके सामने रखा है। लेकिन जब कैफियत की बात चली है, और खास करके आप अधिवक्ता हैं या आप न्यायिक पदाधिकारी हैं, तो आपके जानकारी के लिए यहाँ पर एक दूसरा आयाम भी है कैफियत का, उसके बारे में भी बता देना आवश्यक समझते हैं। दूसरा प्रावधान जो कैफियत का है वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 आप लोग जानते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोवेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। वो अलग से स्पेशल स्टैट्यूट है, और उस स्टैट्यूट के अंदर जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, पदाधिकारी हैं, वो मूलतः वो डिस्ट्रिक्ट जज है। डिस्ट्रिक्ट जज का ही वो जुरिडिक्शन है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जब काम करते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार, उसमें जो शक्तियां दी गई है डिस्ट्रिक्ट जज को, तब वो प्रोवेट कोर्ट कहलाता है। हिज डिजिग्नेशन इज डिस्ट्रिक्ट जज बट ही एक्ट्स एज ए प्रोवेट कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। और डिस्ट्रिक्ट जज, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर कोई प्रोवेट केस ट्रांसफर हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो उनका भी वही जुरिडिक्शन है, सेम जुरिडिक्शन है। सारा जुरिडिक्शन जो डिस्ट्रिक्ट जज का है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। फर्क कहाँ पड़ता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत एक लोअर कोर्ट जो होता है, सिविल कोर्ट, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुरिडिक्शन, तो डिस्ट्रिक्ट जज से इंफीरियर सब जज और मुंसिफ का कोर्ट होता है। तो सब जज और मुंसिफ को भी पावर दिया जाता है, उस एक्ट के तहत प्रावधान है। तो अगर पावर दिया जाएगा तो वो जिसको पावर मिलेगा वो भी प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है, यानी कि मुंसिफ और सब जज भी ग्रांट कर सकता है। तब जब मुंसिफ और सब जज को पावर डेलीगेट किया जाएगा तो उसका डिजिग्नेशन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। तो डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का जुरिडिक्शन लिमिटेड है, जहां पर कोई कंटेस्टेड मैटर नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अनकंटेंसस मैटर। तो अनकंटेंसस मैटर में डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट ग्रांट करता है प्रोवेट और एलए या सक्सेशन सर्टिफिकेट, और कंटेंसस मैटर में डिस्ट्रिक्ट जज ग्रांट करता है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब कैफियत की बात कहाँ आती है? तो कैफियत की बात आती है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, उसमें प्रावधान बना हुआ है, वो सेक्शन है 284। 284 में किसी भी व्यक्ति को कैफियत लॉज करने का अधिकार है, और कैफियत का एक फॉर्म दिया हुआ है
जो शेड्यूल है एक्ट के अंदर, शेड्यूल 5 में, वो एक लाइन का वो फॉर्म है। तो उसमें कैफियत देने का भी यही पर्पस है कि कोई भी आदेश प्रोवेट पिटीशन या पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोवेट कोर्ट के द्वारा नहीं पारित किया जाए जब तक कि कैफिएटर को सुन नहीं लिया जाए। उसका भी वही उद्देश्य है। तो एक कैफियट वहां इंडियन सक्सेशन एक्ट में लॉज होता है, वहां भी कैफियट जो लॉज करता है वो कैफिएटर कहलाता है। लेकिन फर्क एक ही है, वहां पर जब कोई ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है, प्रोवेट पिटीशन फाइल हो गया है, या पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ सक्सेसर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल हो गया, तभी वो व्यक्ति कैफियत दे सकता है, बिना उसके कैफियत नहीं दे सकता। बल्कि और रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के केस में कैफियत देना कोई जरूरी नहीं, सिर्फ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोवेट में कैफियत देना जरूरी है। तो 284 जो कहता है कि कैफियत देने का अधिकार है, वो कहता है प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, और सक्सेशन सर्टिफिकेट का अलग चैप्टर है, वहां पर कैफियत की चर्चा नहीं है। लेकिन जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से वहां भी कैफियत दिया जा सकता है, देने में कोई रोक नहीं, लेकिन वहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया, उसका एक खास पर्पस है, और उसका पर्पस क्या है कि हर व्यक्ति कैफियत नहीं दे सकता। तो जो सीपीसी के अंदर कैफियत है, वो हर व्यक्ति वहां भी कैफियत नहीं देता। वही व्यक्ति को न्यायालय सुनेगा जिसका कि वो वादग्रस्त भूमि में या विवादास्पद बिंदु में कोई हितबद्ध हो, उसका कोई इंटरेस्ट हो, तभी न कोर्ट सुनेगा उसको। वहां पर हितबद्ध की बात आती है सीपीसी में। हम अगर कैफियत देना चाहते हैं तो हम कंपीटेंट कैफिएटर कब होंगे, जबकि जिस वस्तु के लिए और जिस विवाद के लिए वादी ने वाद लाया है, उसमें हमारा भी कुछ हक, स्वत जिसको कहते हैं, निहित है, हमारा भी कोई अधिकार निहित है, या हमारा भी कोई इंटरेस्ट है किसी भी तरह का हो, और हमको उसी अधिकार के तहत न्यायालय में पक्षकार बनने या अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो उसी प्रकार से यहां भी कैफियत कौन लॉज कर सकता है, जिसको कि कैफिएटेबल इंटरेस्ट है। यहां पर एक वर्ड इजाद हुआ है, उसको कहते हैं कैफिएटेबल इंटरेस्ट। कैफियत कौन देगा, जिसको कि कैफिएटेबल इंटरेस्ट है। कैफिएटेबल इंटरेस्ट किस चीज में, तो जो प्रॉपर्टी अंडर विल है, जिसके लिए प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आवेदन दिया गया है, उस प्रॉपर्टी में उसका कुछ भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब कोई हक, हिस्सा, स्वत्व, अधिकार किसी भी प्रकार का अगर उसका है, तब वो कैफियत लॉज करता है। तो कैफिएटेबल इंटरेस्ट कहीं डिफाइन नहीं है, कैफियत के बारे में जिक्र है, और कैफियत देने वाला कैफिएटर कहलाता है, और कैफियत लॉज होता है, यहां तक एक्ट से पता चलता है। लेकिन कैफिएटेबल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, ये जजमेंट के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, और प्रिंसिपल वो सेटल्ड है, सेटल्ड प्रिंसिपल है कि वन हु हैज गॉट स्लाइटेस्ट और इवन रिमोट रिमोटेस्ट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अंडर विल हैज गॉट कैफिएटेबल इंटरेस्ट। तब वो इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है उसी सिद्धांत के आधार। एक तो अगर जो व्यक्ति कैफियत देना चाहता है, उसका इंटरेस्ट कैफिएटेबल प्रॉपर्टी में उसी विल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है, जिस विल के आधार पर प्रोवेट केस लाया गया। या अगर उस विल में उसको कुछ नहीं मिला, विल से हट करके अगर है, विल के अंदर ही उसका अधिकार है, या विल से हट के अगर है, तो जो व्यक्ति विल लिखा है, यानी कि विल लिखने वाला व्यक्ति से उसको अधिकार प्राप्त हुआ है या हो सकता है। विल लिखने वाले व्यक्ति को टेस्टेटर कहते हैं। तो वो टेस्टेटर से राइट टाइटल इंटरेस्ट इनहेरिट करता है,
या कर लिया है या कर सकता है, तीनों स्थिति में वो कैविटेबल इंटरेस्ट होता है। उसको उदाहरण के लिए समझिए, ए एक व्यक्ति है जो टेस्टेटर है, जिसने विल लिखा है बी को, तो बी को लीगेटी कहते हैं और ए जो लिखने वाला विल है वो टेस्टेटर कहलाता है। और विल को टेस्टामेंट भी कहते हैं या बिक्वेस्ट भी कहते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी को ए ने बी के पक्ष में बिक्वेस्ट किया, यानी कि विल के जरिए दिया, उस प्रॉपर्टी में अगर सी कहता है कि मेरा इंटरेस्ट है और वो ये शो करता है कि हमको विल में दिए गए प्रावधान के हिसाब से भी इंटरेस्ट बनता है, तो कैविएट लॉज कर सकता है, उसको कैविटेबल इंटरेस्ट है। या वो ये कहे कि ए के हम वारिस हैं, या ए के हम एसाइनी हैं, ए के हम डोनी हैं, ए के हम परचेजर हैं, ए के हम क्रेडिटर हैं, किसी भी स्थिति में ए से उसका कोई कनेक्शन है जिससे कि राइट टाइटल इंटरेस्ट से संबंधित है, और अगर विल नहीं रहता तो विल के एब्सेंस में उसको नॉर्मल लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से कोई इंटरेस्ट मिल जाता, तो उसको भी कैविटेबल इंटरेस्ट कहते हैं। तो कैविटेबल इंटरेस्ट के लिए दो ही यार्डस्टिक है, या तो उसका इंटरेस्ट विल से ही पता चलता हो, चाहे वो स्लाइटेस्ट हो या रिमोटेस्ट हो, एकदम कम से कम अंतिम में कुछ इनको मिलेगा। जैसे बहुत सा ऐसा विल रहता है, ऐसा विल रहता और विल में लिखा रहता है कि ए ने प्रॉपर्टी मान लीजिए बी को देने की घोषणा किया कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी बी का हो जाए, लेकिन उसमें सी डी ई एफ को भी कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कोई सामान मिलेगा, कोई अधिकार मिलेगा, कुछ रुपया मिलेगा, इस तरह का भी अगर प्रावधान बना दिया गया तो वो सब को भी स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट है। अगर उसको इग्नोर करके कोई प्रोपेट पिटिशन फाइल कर रहा है या लेना चाहता है तो कैविएट लॉज कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैविएट। आई थिंक इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा वर्निंग इशू, तो पहले वर्निंग इशू पर नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा। अदरवाइज विजुअल कोर्स में जो लेक्चर सीरीज होगा किसी एक पर्टिकुलर जो एक्ट है उसके आधार पर जितना लेक्चर होगा वो सीरीज में फिर आएगा। ऐसे कुछ व्यूअर्स लोग का, कुछ स्टूडेंट लोग का और कुछ जुडिशियल ऑफिसर का रिक्वेस्ट हमको मिला है कि बीबीसी एक्ट के ऊपर आप लेक्चर कुछ दें जिससे कि उसकी सही सही जानकारी हो सके। तो ये जैसा होगा नियर फ्यूचर में आपको इम्पोर्टेंट और भी लेक्चर सुनने को मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए हुए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या सजेशन दीजिए। अंत में फिर मैं सभी व्यूअर को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा जो चैनल है वो सुन करके लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में भी लाभान्वित होते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।